ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब प्रदर्शन है। 10% का स्ट्राइक रेट है। 60 सीट पे लड़ने की बात थी। पिछली बार तो 70 पे फाइट की थी, इस बार कुछ 56 पे फाइट की है। तो कांग्रेस पार्टी को देखने की ज़रूरत है। और अगर जहां हम लोग वीआईपी पार्टी की बात करें, अच्छा खासा एनडीए के साथ थे, सीटें बनती, लोकसभा में जीतते, लालच के चक्कर में वो छोड़ा, वहाँ पर चले गए, डेप्यूटी सीएम बनने का ट्राई किया, ना वहाँ पर वोट आए ना वहाँ की सीटें आई, तो हर जगह से उनको नुकसान ही हुआ है। वो ना रहा ना विसाले सनम में कौन सी है, ना इधर के हुए ना उधर के। हम पहली वाली लाइन में मिस कर गई, लेकिन देखिए इतना छपाक छपाक कर रहे थे तालाब में राहुल गांधी के साथ। ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। ये राहुल गांधी के ऊपर भी फिट बैठ रहा है इस समय, और ये मुकेश सहनी के लिए भी। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब जिस तरह तालाब में छलांग लगाकर दोनों पार्टियां डूबती हुई दिखाई दे रही, खाता भी नहीं खुल रहा है वीआईपी। चित्रा जी, इस समय पूरा बिहार सोशल मीडिया पर एक्टिव है। मुझे भी लगातार मैसेज आ रहा है। ये जो आंकड़ा है, इस पर मेरे एक साथी ने भेजा है कि सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ़, सारे सिपाही मोम के थे घुल के आ गए। ये नीतीश, ये आप तो पूरे फैन लग रहे हैं नीतीश कुमार के। नहीं, ये जो लोग बता रहे हैं, इसमें तो एक अमित शाह की भी सावधानी की जीत है। जब अंतिम रात थी सीटों के बंटवारे की रात, तो ऐसा लगा कि तेजस्वी चिराग जो है नाराज होकर के कहीं चले जाएंगे पीके की ओर। कैंप किए ये अमित शाह और स्थिति पर काबू पा ली। दूसरी ओर उन लोगों के चिराग पासवान ने वैसे आंखें दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन उसको संभाल लिया गया। अगर वो बिगड़ती तस्वीर, तो आज वो जो एलजेपी का 19 है, स्ट्राइक रेट 50% से ऊपर चला गया एलजेपी का, ये नहीं होता। दूसरी ओर यही बात वहाँ नहीं कर पाए कोई। वहाँ पर अगर लालू प्रसाद होते तेजस्वी की जगह पर, तो वहाँ पर स्थिति ये फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति नहीं आती। एक सीट पर दो कैंडिडेट नहीं। प्रसाद यादव तो थे ना, ऐसा तो है नहीं कि लालू यादव की बिल्कुल ही नहीं चली है इस बार के चुनाव। नहीं, लालू यादव की चली ना, टिकट बंटवारे में उन्होंने छांट के दिया। यदि उनकी नहीं चलती तो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट ही नहीं मिलती। तो ऐसा नहीं है कि लालू यादव जी राजनीति में और रणनीति में बिल्कुल बाहर हो गए हैं। हाँ, उनका चेहरा सामने नहीं लाया गया क्योंकि उससे नुकसान होता। कांग्रेस की जो आप बात कर रही हैं, कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए आप देखिए कि जिस दिन वो दलित चेहरा राजेश राम जी को अध्यक्ष बनाया कांग्रेस ने, और मुस्लिम चेहरा कृष्णा अल्लावलू को प्रभारी बनाया, उसी दिन संदेश दे दिया कांग्रेस ने कि विधानसभा चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है, आरजेडी से मुस्लिम वोट छीनने में उसकी दिलचस्पी है। और फिर उसके बाद जब उनको लगा कि एसआईआर का मुद्दा भी नहीं चला, ब्राह्मण दलित मुसलमान एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी का यही वोट है। मिथिलांचल तो गढ़ था कांग्रेस का। राम मंदिर आंदोलन के बाद जो छूटा है मिथिलांचल का ब्राह्मण, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। आज लोगों ने सीतामढ़ी में भव्य राम मंदिर इतने 100 करोड़ का जो ऐलान किया है, खुद गृह मंत्री अमित शाह शिला पूजन करके। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वहाँ से ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत तीनों ने साथ छोड़ दिया कांग्रेस का, और वो छीनने चले किससे? अपने ही गठबंधन से वोट। और जब उनको लगा एसआईआर के मुद्दे की वोट नहीं हासिल कर पा रहे हम, तो मुकेश सहनी के साथ तालाब पे कूदे और तेजस्वी को संकेत दे दिए कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और देखिए 40 पे समेट डूब भी गए, यहाँ पर डूब गए। बचा क्या है आप? पॉइंट और है कि पिछली बार लेफ्ट फ्रंट का भी 16 सीटें आई थी एमजीबी के लिए, इस बार वो 8 सीटों पर है। तो जो पूरा ये शाहबाद वाला क्षेत्र आता है, जो पटना के आगे भोजपुर बक्सर, तो यहाँ पर एनडीए का पिछली बार सुपड़ा साफ हुआ था। उसमें आरएलएसपी का कारण बोल लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का, या एलजेपी का कारण बोल लीजिए। बट पिछली बार लेफ्ट फ्रंट का वोट 50% के आसपास होता था यहाँ पर। अभी वो वोट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो लेफ्ट 8 सीटों पर वीआईपी खाता नहीं खोल रही है। लेफ्ट 8 पर कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर। अब इससे ज्यादा और क्या बुरा हाल होगा कांग्रेस पार्टी। आप जब गठबंधन में लड़ते हैं, उसके बावजूद आप ना उधर का वोट अपनी तरफ ट्रांसफर करा पाते हैं, ना अपना वोट ले पाते हैं। ये तो बहुत बुरा हाल है। और मेघा, हम सब ने ये भी देखा था चुनाव के दौरान, तेजस्वी यादव 2020 में नौकरी के मुद्दे पर जिस जोशो खरोश में नजर आ रहे थे, या जो व्यवहारिक वायदे किए गए थे, इस बार उनकी ओर से 3.25 करोड़ का ये जो जुमला उछाला गया था, सबको पता था कि 3.25 करोड़ परिवार में हर व्यक्ति को नौकरी संभव नहीं है। और जनता ने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो बोल रहे हैं, ये पूरा कर पाना असंभव है। ये सोच समझ के वादे करने चाहिए ना, क्योंकि उसके बाद हर इंटरव्यू में उनसे तीखे सवाल पूछे गए, कैसे दोगे? जवाब ये था कि अरे हमारे पास प्लान है, जब हम आएंगे पावर में तो बताएंगे। इस टाइप के जवाब एटलीस्ट बिहार की जनता नहीं मानेगी, पहली चीज़। दूसरी कि हम प्रशांत किशोर को क्यों भूल रहे हैं? उनका जो बयान था कि अगर जेडीयू ने 25 सीट क्रॉस कर ली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो आज ये सवाल पूछना चाहिए प्रशांत किशोर से हम लोगों को कि क्या आप अब राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं? छोड़ने के लिए तैयार क्या है? छोड़ना है। जब हर इंटरव्यू में यही बातें बोले थे, तब तो छोड़ना ही पड़ेगा। मैम जल्दी से एक टिप्पणी आप।
हाँ चित्रा जी, सबसे पहले तो एग्जिट पोल पे मैं आपके साथ थी और उस पैनल में सिर्फ मैंने ही ये कहा था कि अभी जो व्यवस्था चल रही है उसी के हक में लग रहा है कि नतीजा आने वाला है। और पहली टिप्पणी तो ये है कि महागठबंधन का तो पहले दिन से ही जो कहीं जोड़ तो नहीं तोड़ ही दिख रहा था। जिस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी की आपस की खटपट एक रैली करने के बाद जो इन्होंने करी, उसके बाद चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट ही अनाउंस करने में उन्होंने इतना लंबा समय लगा दिया, उससे बड़ा साफ था, जनता को साफ दिख रहा था। और मेरा ये मानना है कि जो परिवार में भी उनके आपस में दोनों भाइयों के बीच में एक तरह से ओपन में समाज में आ गया कि क्या झगड़ा चल रहा है, वो भी कहीं, क्योंकि आज भी भारत का जो समाज है वो इस बात को बहुत ध्यान से देखता है कि परिवार के जो मूल्य हैं उनको बहुत मानता है। तो वो भी एक अपने आप में नैरेटिव बिल्डिंग गया कि जहाँ परिवार ही नहीं संभल रहा है तो आगे राज्य को संभालने की क्या। दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर टिप्पणी भी की थी और मेघा के पास आज तो मौका है प्रशांत किशोर से बदला लेने का। आपका इंटरव्यू छोड़कर बीच में जोट रहे थे प्रशांत किशोर, आज आपके पास मौका है कि बताइए ना, आप 3 में दिखाई दे रहे हैं ना 13 में दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने उनसे कहा था कि मैं राघवपुर होकर आई हूँ और आप 3 में न 13 में, आप कहीं नहीं दिख रहे हैं। उस पर वो बहुत अपसेट हुए थे। वन ऑफ द रीजंस की अपसेट नहीं हुए थे, भड़क गए थे। भड़के तो वो 40वें मिनट पे थे, पर शुरू से भड़कना शुरू हो गए थे। इस बात पे सबसे ज्यादा भड़के थे कि ये क्यों बोला तुमने। चलिए, जो सच्चाई थी वही हमने बयां किया। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर से कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बहुत लंबे समय से दोस्त रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी दोस्ती बनी रहे। मतलब दोस्ती तोड़ेंगे नहीं वो इस इंटरव्यू के बाद? दोस्ती तोड़ने की कोई बात नहीं है। अभी आप इलेक्शन में लड़ेंगे, मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा काम है सवाल पूछना। मैंने सवाल उनसे पूछा, वो अब नाराज हो गए, शायद बुरा दिन होगा उनके लिए। कोई नहीं, लेकिन देखिए ये सही बात है कि प्रशांत किशोर ने 3 सालों में जितनी मेहनत की और जिस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए, जितनी अपार भीड़ उमड़ती थी उनको सुनने या देखने के लिए, सोशल मीडिया पर भी लगातार वो ट्रेंड करते थे, उनको नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो यकीनन मुद्दे वाजिब आज की तारीख में भी है। सीटें भले ही वो 0 पर सिमट जाए तो भी